हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। क्विक रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल के बारे में कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं जितने भी वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सेल? सबसे पहले सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेशन सबको पता होगी। अब सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, वो सारे लाइफ के लिए, जितने भी ज़िंदा रहने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे एक सेल परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं। सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं कुछ, उनके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल ये सिंपलर सेल्स हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। जेनेटिक मटेरियल सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है इनका। जेनेटिक मटेरियल में सर्कुलर डीएनए होता है और एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी गोल्जी बॉडीज़, और जो भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं वो इसके अंदर नहीं होते। बैक्टीरिया एंड आर्चिया जो है ये हमारे पास दो इसके एग्जांपल हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर डीएनए और बाकी के जेनेटिक जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है, वो सारा इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई और प्रोटिस्ट जो हैं ये सारे यूकैरियोटिक सेल के बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपने जस्ट इनको सिंपली इसको एक बार रीड कर लेना है ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि सेल वाला चैप्टर सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो सेल फ्रैक्शनेशन ये फर्स्ट एक टेक्निक है जिसमें दो प्रोसेसेस आते हैं। एक है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक जो टेस्ट ट्यूब है उसको घुमाया जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन होती है, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो नीचे आकर एक टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाते हैं, तो उसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। तो उसके बेस पे ये सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू। उसके बाद डिफरेंशियल स्टैनिंग है, जिसमें डाइस को यूज़ करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर्स को। उन पर हम ये डाइज यूज़ करते हैं तो वो हमें अलग अलग कलर से दिखते हैं, अलग अलग कलर को वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पर हमें उनको विजुअलाइज करने में, देखने में आसानी होती है। उसके बाद माइक्रो डायसेक्शन है, तो ये टाइनी स्ट्रक्चर्स को डाइसेक्ट करना, उनको काटना, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए उनको हम सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़कर उनकी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं माइक्रो डायसेक्शन के थ्रू। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये एक क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ उनकी साइज़ और चार्ज, उनकी चार्ज के बेसिस पे, उनकी साइज़ के बेसिस पे उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे नेगेटिव मॉलिक्यूल एक तरफ जाएंगे, पॉजिटिव मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जाएंगे, तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं इस प्रोसेस से। स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री है, जिसमें हम लाइट की मेजरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो इस प्रोसेस से देखा जाता है। टिश्यू कल्चर के अंदर टिश्यू या सेल्स को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो किया जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उनको ग्रो करवाया जाता है। माइक्रोस्कोपी में हम विजुलाइज करते हैं जो बहुत ही माइक्रोस्कोप से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बहुत ही छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। माइक्रोमेट्री में हम उनकी मेजरमेंट करते हैं, जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, या डिफरेंट टेक्निक्स का हम यूज़ करके इमेजेस की एनालाइज करके हम उनकी मेजरमेंट करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेल या सेल का कौन सा कंपोनेंट, उसकी साइज़ कितनी होगी, तो उनकी हम मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद सेल वाल है। सेल वाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड है। सेल वाल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, जो कुछ सेल्स को सराउंड करता है, जैसे बैक्टीरिया का सेल है, फंजाई का है, एल्गी का है और प्लांट्स का है। तो इन सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है और सेल को शेप देती है एक तरह की। तो सेल को बचाने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी बचाती है और उसको रिजिड स्ट्रक्चर बनाती है ताकि वो उसको मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके।
उसके बाद 3 टाइप की सेल्स होती हैं, 4 टाइप्स के सेल वाल होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग सेल वाल के टाइप पाए जाते हैं। जैसे फंगल सेल वाल है, ये काइटिन का बना हुआ है, और ये काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है। तो ये आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है जो फंगल सेल वाल के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वाल है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। और प्लांट की जो सेल वाल है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। प्लांट की सेल वाल के अंदर मेनली 3 लेयर्स होती हैं। अब प्लांट की सेल वाल को आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, और बाकी 2 सेल वाल इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में प्लांट की सेल वाल है। तो इसमें 3 लेयर्स हैं प्लांट की सेल वाल में। इसमें देखें कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन है। तो इन 3 मॉलिक्यूल्स से मिलकर ये सेल वाल बनी हुई है। अब सबसे पहले जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, वो मिडिल लेमिला कहलाती है। मिडिल लेमिला ये फर्स्ट लेयर है। अगर हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपको फर्स्ट लेयर के तौर पे देखेगी, एक्टिंग एज अ सीमेंटिंग लेयर। ये 2 सेल्स के बीच में 2 सेल्स को जोड़ने का काम करती है, और एक सीमेंट की तरह बीच के अंदर ये मौजूद होती है, दोनों को कनेक्ट करके रखती है। बिटवीन द सेल्स एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स की बनी हुई है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स का मतलब ये है कि पैक्टिक एसिड का जो साल्ट होता है कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ, तो उसके ये मिडिल लेमिला बनी हुई है। उसके बाद प्राइमरी वाल है। प्राइमरी वाल इसके बाद आती है, मिडिल लेमिला के बाद। ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, सेल की ग्रोथ के लिए ये काम आती है। उस स्टार्टिंग के अंदर ये जो है वो बहुत ही थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है सेल जब मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है तो ये थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को। इसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है, और सेल्यूलोज की एक तरह की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये लेयर बनाता है। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसकी सेल्यूलोज की किस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसमें मौजूद। सेल्यूलोज की जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, तो कुछ इस तरह से ये देखें एक दूसरे को किस तरह से ये क्रॉस कर रही हैं सेल्यूलोज की फाइबर्स। तो ये इस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहलाती है। तो अब इसमें ऊपर वाली सबसे पहली वाली जो लेयर है वो है मिडिल लेमिला। उसके बीच में यहाँ पर जो है वो प्राइमरी वाल है, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी वाल होगी। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वाल है। सेकेंडरी वाल कुछ सेल्स के अंदर होती है और कुछ में नहीं होती। तो यहाँ पर आपको जस्ट प्राइमरी वाल दिखाया गया, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेकेंडरी वाल है, सेकेंडरी सेल वाल, ये एक थिक और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये डिपॉजिटेड आफ्टर द सेल ग्रोथ। जब सेल ग्रोथ कर जाता है, सेल मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद ये बनना शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ऑफ इन कंटेनिंग लिग्निन, इसमें ज़्यादातर लिग्निन मौजूद होता है। साथ में ये एडेड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कुछ सेल्स के अंदर, ये खास टाइप के सेल्स के अंदर मौजूद होता है, हर किस्म के सेल के अंदर ये सेकेंडरी वाल नहीं होती। तो स्केलेनकाइमा फाइबर है, और जाइलम वेजल्स है, ट्रेकाइड्स है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले ऐसे ऐसे ऑर्गन है प्लांट के, तो उनके अंदर, उन टिश्यूज़ के अंदर ये मौजूद होती है। तो ये उन सेल्स के अंदर होती है। फंक्शंस ऑफ द सेल वाल। अब सेल वाल के क्या क्या काम हैं, क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट साथ में प्लांट को रिजिड स्ट्रक्चर देती है। जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो कितने सख्त होते हैं, कितने हार्ड होते हैं, तो वो इसकी वजह से, सेल वाल की वजह से होते हैं। उसके बाद ये प्रोटेक्शन देती है, किस तरह से, ये शील्ड द सेल फ्रॉम द फिजिकल डैमेज एंड पैथोजेंस। तो ये क्योंकि इतनी हार्ड है लेयर, तो पैथोजेंस और फिजिकल डैमेज से भी सेल्स को बचाती है। शेप मेंटेन करती है सेल का। वाटर बैलेंस के अंदर काम आती है, क्योंकि ये सेल वाल एक परमिएबल स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर से वाटर जो है वो रेगुलेट होता रहता है, इन एंड आउट जाता रहता है। तो इस तरह से ये वाटर के अपटेक को और वाटर को लूज़ करने में ही हेल्प करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करती है, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि एक परमिएबल स्ट्रक्चर है, तो सेल के अंदर और सेल के बाहर मटेरियल भेजने में ये हेल्प करती है। तो ट्रांसपोर्ट, वाटर बैलेंस, ये सारे फंक्शंस हैं सेल वाल के। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं। ऑल लिविंग सेल्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखें सेल वाल कुछ ही सेल्स के अंदर मौजूद थी, जैसे प्लांट के सेल हैं, अलगल सेल हैं, फंजाई के सेल हैं, तो उन सेल के अंदर मौजूद थी सेल वाल। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हर सेल के अंदर, ऑल लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद है, विथ बेसिक सेम स्ट्रक्चर। उन सभी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसमें फास्फोलिपिड की एक फ्लूइड बायलेयर उसे हम कहते हैं। बायलेयर का मतलब है एक डबल लेयर्ड फास्फोलिपिड की होती है, और साथ में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, गड़े हुए होते हैं उस लेयर के अंदर, एम्बेडेड होते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर है सभी मेम्ब्रेन्स का। जितने भी सेल के मेम्ब्रेन हैं सभी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद कुछ चेंजेस आती हैं सेल के टाइप्स के हिसाब से। कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप कंपोजिशन को देख रहे हैं तो कंपोजिशन में ये है कि लिपिड बाइलेयर है। सबसे पहले मेन जो कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लिपिड है, जिसमें खास टाइप का लिपिड है जिसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं। तो कोर ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड। इसका जो मेन कोर है मेम्ब्रेन का वो 2 फास्फोलिपिड की लेयर्स का बना हुआ है। तो ये 2 लेयर्स कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं फास्फोलिपिड की, और ये बनाती हैं सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को। उसके इसमें जो फास्फोलिपिड है उसके 2 एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक हेड होता है। तो ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो अंदर होता है और हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो बाहर होता है मेम्ब्रेन के। तो अगर ये मेम्ब्रेन है तो इसमें जो हेड है वो ये बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ इसका टेल होगा। यहाँ पर भी हेड होगा और अंदर की तरफ टेल होगा, ठीक है। अब दूसरी मेम्ब्रेन होगी तो उसका भी हेड यहाँ पर होगा और टेल अंदर होगा, ये भी हेड यहाँ पर, टेल अंदर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इस मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर और हाइड्रोफिलिक हेड्स जो है वो बाहर फेस कर रहे होंगे। तो ये बायलेयर का स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खास तौर पे इसमें 50% लिपिड्स हैं क्योंकि उसमें फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये आ जाते हैं। तो 50% लिपिड्स हैं ओवरऑल और 50% डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो ओवरऑल अगर कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखें तो उसमें लिपिड्स हैं और प्रोटीन हैं, 2 चीज़ें हैं उसमें। अब इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं लिपिड बायलेयर के अंदर और डिफरेंट फंक्शन करते हैं प्रोटीन के भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर टाइप्स हैं, जैसे कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और ये सेल के अंदर डायरेक्टली इस तरह से गड़े होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो बाहर सरफेस पर इस तरह से लगे होते हैं, ये कुछ इस तरह से सरफेस पर होते हैं। तो उनको भी हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। तो ये बायलेयर के अंदर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस। तो क्योंकि ये बायलेयर के अंदर डायरेक्टली अंदर उसके अंदर ही मौजूद हैं तो ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो क्या करते हैं, वो सरफेस पर मौजूद होते हैं और उनका काम ये होता है कि वो सेल की सिग्नलिंग के अंदर और डिफरेंट दूसरे फंक्शन जैसे सेल की रिकग्निशन के अंदर वो काम आते हैं। जैसे कि जो कुछ एंटीजन्स हैं, एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन सेल के ऊपर इस तरह से मौजूद होते हैं, सेल की सरफेस पर मौजूद होते हैं। तो ये एंटीजन एक तरह का पेरिफेरल प्रोटीन होगा क्योंकि ये सेल की सरफेस के बाहर मौजूद हैं। तो इसको हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सरफेस पर मौजूद होते हैं। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ। तो हम ग्लाइको प्रोटीन कहेंगे या ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, ये कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो दीज मॉलिक्यूल एक्ट एज ए मार्कर फॉर द सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेजन। तो सेल को किसी सबस्ट्रेटम से चिपकाना है या किसी सेल की रिकॉग्निशन करनी है, जैसे एंटीजन है तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एंटीजन है वो एक कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। तो वो मॉलिक्यूल क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें आप सबसे पहले जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वो लिपिड की बायलेयर है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो है ये फास्फोलिपिड के दिख रहे हैं। यहाँ पर ये फास्फोलिपिड का हेड है और इसके अंदर यहाँ पर इसकी जो है वो टेल है। ये दूसरी लेयर है, इसकी भी यहाँ पर ये हेड है और यहाँ पर अंदर इसकी टेल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये प्रोटीन्स हैं, ये ब्लू कलर में आपको प्रोटीन्स जो है वो दिख रही हैं। तो अब ये वाली जो प्रोटीन है ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन के अंदर है तो इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अब कुछ यहाँ पर आपको ये कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ये वाला जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटीन भी मौजूद है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। तो इस कंप्लीट को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे और ये एक तरह का एंटीजन या कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये भी एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये अब यहाँ पर ये वाली जो प्रोटीन है ये बाहर हैं, मेम्ब्रेन के बाहर हैं, तो इन प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे और ये भी एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बाहर है, लेकिन मेम्ब्रेन के जो अंदर हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन है। अब कंपोजिशन हमने देख ली, अब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का, तो सबसे पहले एक सैंडविच मॉडल दिया गया जिसमें कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह के सैंडविच की तरह है, जिसमें प्रोटीन जो है
वो बाहर की तरफ होते हैं इस तरह से, और बीच में यहाँ पर मेम्ब्रेन की लेयर होती है। तो एक तरह का ये सैंडविच बन रहा होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा, जब मॉडल दिया गया तो उस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि आपके सिलेबस में है। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या कहता है, इसने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन किया है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये डिस्क्राइब करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक तरह के फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करती है। यहाँ पर ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है ये एक तरह के फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, और ये साथ में प्रोटीन भी मौजूद होते हैं जो इसके मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड भी होते हैं और कुछ बाहर सरफेस पर भी मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, ये प्रोटीन जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर इस तरह से मूव करते रहते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कहीं भी ये मूव करते रहते हैं एक तरह की, और ये हमें एक मोज़ाइक लाइक स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि ये जब ये घूम रहे होते हैं तो हमें लगता है एक तरह का मोज़ाइक लाइक स्ट्रक्चर हमें फील होता है। तो ये इसलिए यहाँ पर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसका नाम दिया गया। ये मॉडल कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे ये सेल की एक बाउंड्री हमें तय करके देता है कि सेल की ये बाउंड्री है, इसके बाहर इन्वायरमेंट है और अंदर यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये सेपरेट करता है। उसके बाद सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है सेल की, जिसमें ये चैनल प्रोटीन्स जो है इसमें काम करते हैं। अब चैनल प्रोटीन का काम ये है कि ये सिर्फ खास टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही अंदर भेजेंगे, बाकी हर किस्म के मॉलिक्यूल को नहीं भेजेंगे, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही मूवमेंट करवाती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, बाकी हर किस्म के मॉलिक्यूल्स जिसकी नीड ही नहीं है तो वो सेल के अंदर नहीं आ सकते। तो इसीलिए सेल वाल सिलेक्टिवली परमिएबल है। रिसेप्टर एंड एंटीजेंस भी सेल मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं, जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। किसी हार्मोन को आकर यहाँ पर बाइंड होना है तो ये रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर एंटीजेंस भी होते हैं जो सेल को पहचानने के काम आते हैं। जैसे यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन आपको दिख रही है तो ये एक एंटीजन हो सकती है। जैसे आपके ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन या RH एंटीजन, तो ये एंटीजन भी एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। तो ये भी इनका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, सेल की रिकग्निशन करना या फिर रिसेप्टर्स पर बाइंड करवाना। तो उसके बाद प्रोटेक्शन है, जिसमें ये एक तरह के बैरियर के तौर पे काम करती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस अंदर नहीं आने देती, और जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो बाहर ही रहती हैं सेल से। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये भी एक छोटा सा इसी का ही टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन का ही टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या है कि मेम्ब्रेन के आसपास किस तरह से मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल के अंदर और बाहर किस तरह से जाते हैं मटेरियल्स, तो इसके बारे में ये अब इसमें दो टाइप्स की यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर। अब मेम्ब्रेन से किसी चीज़ को अंदर आना है या बाहर आना है तो दो टाइप्स की मूवमेंट होती है, एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, और जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो कंसंट्रेशन की वजह से करते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो खुद ही चले जाते हैं, वहाँ पर कोई एनर्जी वगैरह की देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दो टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, और ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अंदर से वाटर मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये ऑस्मोसिस होता है। तो ये दो पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं जो इस हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन पर, जैसे सब्सटेंसेस। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर लो से ये हाई कंसंट्रेशन से लो तो खुद ही आ सकते हैं, लेकिन लो से हाई कंसंट्रेशन अगर जाना होगा तो ये जाएंगे अपनी एनर्जी को यूज़ करके। तो यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और इसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। इसमें ATP को यूज़ किया जाता है, तो इस एनर्जी को यूज़ करके उसके बाद ये जाते हैं। अब कुछ और भी टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास एंडोसाइटोसिस है। तो सेल क्या करता है, कभी कभी किसी मटेरियल को अंदर लेना होता है तो ये सेल अपनी मेम्ब्रेन को इस तरह से फोल्ड करके उस मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है। तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस ये कुछ हमारे फेगोसाइटोसिस जैसे है या फिर पिनोसाइटोसिस है। तो ये कुछ हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो
इस तरह का काम करते हैं कि किसी बैक्टीरिया को अंदर खा लेते हैं, या फिर जैसे मैक्रोफेजेस हैं हमारे ब्लड के अंदर, तो वो इस तरह से मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके बैक्टीरिया को अंदर ले लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। ये एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस के अंदर भी दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि सॉलिड मटेरियल को मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके अंदर लेना, और यहाँ पर अगर कोई लिक्विड मटेरियल है, जैसे सेल कोई पानी वगैरह को अंदर ले रहा है, तो वो आपके पास पिनोसाइटोसिस होगा। तो ये दो टाइप्स के एंडोसाइटोसिस हैं। और इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस भी एक प्रोसेस होता है, जिसमें कोई सेल अगर अपने मटेरियल को बाहर निकालना चाहता है तो वो मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके इस तरह से उसको बाहर भी निकाल सकता है। अब सेल मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम होता है उसको भी देख लें। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू द आउटर सरफेस मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के जो आउटर सरफेस पे है, मेम्ब्रेन की बाहर सरफेस पर ये मौजूद होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक्सट्रिंसिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, पेरिफेरल भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर होते हैं, बाहर वाले सरफेस पर मौजूद होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये सेल की पहचान करवाते हैं। अगर ये कोई एंटीजन है तो ये पहचान करवाएगा सेल की, सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो बॉडी के सेल्स एक दूसरे को इसी की वजह से पहचान लेते हैं। सेल की एडेजन के अंदर काम आता है कि सेल दूसरे किसी मटेरियल से चिपक जाएगा, या उसको अगर कहीं पर होल्ड करना है तो वो इसकी वजह से, इन मॉलिक्यूल्स की वजह से हो सकता है। प्रोटेक्शन करवाता है सेल की, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज। तो ये डैमेज से भी बचाने के लिए ये मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। तो जैसे हमारे पास दीज मॉलिक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड टाइप डिटर्मिनेशन। जैसे हमारे पास ए ब्लड है, बी ब्लड है, तो उसके अंदर ए एंटीजन, बी एंटीजन मौजूद होते हैं हमारे सेल्स पर, जो कि रेड ब्लड सेल हैं। तो रेड ब्लड सेल पर ये इसी तरह के ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनका काम है कि ब्लड के टाइप को डिटरमाइन करना। तो इस तरह से हम ब्लड को पहचान पाते हैं, ब्लड के सेल्स को। तो सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक जो था वो थोड़ा लंबा भी था और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको आपने याद रखना है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमारे पूरे सेल के अंदर यही मौजूद है। ऑर्गेनेल्स के अलावा बाकी जितना भी सब्सटेंस है वो सारा जेली लाइक सब्सटेंस वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो है सेल और न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी स्पेस है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, तो वो सारी स्पेस इसी से भरी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारा सेल ही इसी साइटोप्लाज्म का बना हुआ है। उसके बाद अब इस साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है, तो इसमें साइटोसोल होता है। साइटोसोल एक तरह का वाटरी मटेरियल है, एक तरह का सॉल्यूशन है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। जैसे साल्ट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होते हैं, और कुछ फैटी एसिड वगैरह भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकते हैं। तो ये सारा सॉल्यूशन जो है ये साइटोसोल कहलाता है। ये इसकी कंपोजिशन है। ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं ये ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, तो वो डिस्पर्स होते हैं फ्रीली, इस पूरे सेल के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और ये अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी एपरेटस है। तो इन सभी को हम सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, पहले तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवाता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो ये साइट है वेरियस सेल्यूलर प्रोसेसेस का। जितने भी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनमें कुछ प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जगह है। उसके बाद ये साइक्लोसिस एक तरह की मूवमेंट करवाता है सेल के अंदर। वो मूवमेंट वो फैसिलिटेट होती है सेल के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनेल्स मूव कर रहे होते हैं, सेल के अंदर अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं। तो ये मूवमेंट ये साइटोप्लाज्म की वजह से हो पाती है। सेल की शेप देता है साइटोप्लाज्म। अगर सेल के अंदर ये नहीं होता तो ये सेल की मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से सेल कुछ इस शक्ल का हो जाता है। अगर ये साइटोप्लाज्म सेल को टर्जिडिटी नहीं देता, इसकी शेप मेंटेन नहीं करता। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि इसके दो पोर्शन हैं साइटोप्लाज्म के। एक को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म और दूसरे को एंडोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म वो वाला रीजन है जो आउटर रीजन है, मेम्ब्रेन के करीब है। सेल मेम्ब्रेन के करीब वाला जो रीजन है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, और ये जेली लाइक है। जबकि एंडोप्लाज्म ये एक्चुअली अंदर वाला मटेरियल है, और ये न्यूक्लियस के करीब जो रीजन है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं, और ये ज़्यादा फ्लूइड है। जबकि बाहर वाला ये ज़्यादा हार्ड, मतलब कि थोड़ा थिक फ्लूइड है।
बाहर वाला जेल लाइक है और अंदर वाला एक तरह के सॉल्यूशन की तरह है, एक तरह के फ्लूइड की तरह है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म का टॉपिक था। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरह का ऑर्गेनेल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स। तो ये एक पूरा नेटवर्क है ट्यूब्स का। जिस तरह से ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इसमें एक पूरी ट्यूब्स का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें से डिफरेंट मटेरियल्स पास आउट कर सकते हैं। इसके अंदर सेक्स मौजूद होते हैं, मतलब कि खाली जगह होती है, और ये एक्सटेंड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैला हुआ होता है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मेम्ब्रेन तक ये मौजूद होता है। तो ये सारा कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसमें दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ग्रेन्युलेटेड कहते हैं क्योंकि ये रफ है, इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये कोटेड होता है राइबोसोम से, इस पर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। क्योंकि राइबोसोम मौजूद हैं तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन भी होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू द गोल्जी एपरेटस। अब इसका काम ये भी है कि जब प्रोटीन यहाँ से बन जाती है तो इन चैनल से होते हुए ये गोल्जी एपरेटस भी उस पर पहुँचती है, गोल्जी एपरेटस पर, और वहाँ पर उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है उन प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद है उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ग्रेन्युलेटेड भी कह सकते हैं, सॉरी अग्रेन्युलेटेड कहते हैं, क्योंकि इसको हम ग्रेन्युलेटेड कहेंगे, इस पर राइबोसोम है तो इसको हम अग्रेन्युलेटेड कहेंगे। तो इसके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, इसलिए इसको स्मूथ कहा जा रहा है। ये लिपिड की सिंथेसिस कर सकता है और इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी है। कैल्शियम को भी ये स्टोर करता है, जैसे मसल्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैल्शियम को स्टोर करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वो कैल्शियम काम आती है। तो मसल के अंदर जो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो मसल के अंदर, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो ये इंटर के अंदर आपने पढ़ा होगा। फाउंड इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये ज़्यादातर स्टीरॉयड वाले सेल्स के अंदर है क्योंकि इसका काम है लिपिड को बनाना। तो जैसे एडिपोज सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनका काम लिपिड से है, तो ये उनके अंदर ज़्यादा मौजूद होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के भी मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आता है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये पहले हमने अलग अलग से डिस्कस किए, अब हम दोनों के फंक्शन देख रहे हैं। तो कंबाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, जैसे क्योंकि राइबोसोम्स मौजूद हैं। लिपिड सिंथेसिस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ये फास्फोलिपिड्स को बनाता है, स्टीरॉइड्स को बनाता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की, डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस यहाँ पर उनको डिटॉक्सिफाई करके उनकी मेटाबॉलिज्म की जाती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। कैल्शियम की स्टोरेज होती है, जो मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट की जाती है। यहाँ पर ये जो जितने भी प्रोटीन्स लिपिड्स बन रहे होते हैं, आरएनए, ये सारे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं आउटर सेल के बाकी हिस्सों में। यहाँ से इसके चैनल जितने भी बने हुए हैं उन चैनल से होते हुए जाते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ये सेल को, क्योंकि ये सेल के बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर आपको ये राइबोसोम्स जो है वो इसके सरफेस पर दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं हैं। तो अब हम आते हैं राइबोसोम पर। राइबोसोम एक तरह के स्मॉल छोटे से यूनिट होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी इसे कहते हैं। ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, इन पर मेम्ब्रेन कोई भी मौजूद नहीं होती। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल के अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिस्पर्स होते हैं फ्रीली और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी मौजूद होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये कंपोज्ड होते हैं दो सब यूनिट्स के, और ये दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम से आपस में दोनों अटैच होते हैं। यहाँ पर इन दोनों को अटैच करने के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पर ये एक जो बड़ा यूनिट होता है इसको हम 60S कहते हैं। इसकी साइज़ है 60S, और दूसरा जो स्मॉल वाला है इसकी साइज़ है 40S। और ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो 80S का जो है ये एक तरह का राइबोसोम की कंप्लीट साइज़ है। जब जुड़ जाते हैं तो इनकी साइज़ कम हो जाती है, 80S इसकी साइज़ है। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो मौजूद होता है उसकी साइज़ है 70S। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम इज़ लार्जर 80S, और जो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है वो 70S होता है। और राइबोसोम्स ये न्यूक्लियोलस के अंदर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक रीजन होता है, उसके अंदर ये राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब ये मेडअप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट ये आरएनए का बना हुआ है। इनका अगर आपको इसकी कंपोजिशन पूछी जाए तो इनकी कंपोजिशन है आरएनए। और आरएनए का भी एक टाइप होता है जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, आरआरएनए। तो ये आरआरएनए के बने हुए हैं।
और साथ में ये प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये भी आरएनए और प्रोटीन दोनों के बने हुए हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोम्स ये ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक कोड को जो मैसेंजर आरएनए पर मौजूद होता है। तो मैसेंजर आरएनए पर कोड को ये ट्रांसलेट करके उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनाते हैं और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से बड़ी प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो इनका मेन फंक्शन प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन फैक्ट्रीज इसे हम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक लार्ज सब यूनिट है, एक छोटा सब यूनिट है। ये आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये बड़ा और ये छोटा सब यूनिट, बीच में यहाँ पर जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है। तो उसके बाद ये कोडिंग को डी कोड करके वहाँ पे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसके अंदर 3 साइट होती हैं, ई साइट, पी साइट, और यहाँ पर आकर जो टी आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए, वो यहाँ पर आकर अटैच होता है और उसका काम होता है अमाइनो एसिड को लेकर आना। तो ये सारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है जो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह का सेम स्ट्रक्चर है इसका। ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, ये इसकी मेम्ब्रेन्स हैं और इसके अंदर भी चैनल्स इस तरह के बने हुए हैं। ये इसका काम ये है कि ये प्रोसेसिंग करता है, पैकेजिंग करता है डिफरेंट सेल्यूलर प्रोडक्ट्स की। सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको उनके पैकेज करना, उनको प्रोसेस करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका काम है। तो ये सारा इसका फंक्शन है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर फ्लैटेंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, अलग अलग तरह से ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं एक तरह की। इस तरह से ये कंपार्टमेंट्स बने होते हैं इसमें और स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे पर। मतलब ये एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पर ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, उसके पीछे तीसरा कंपार्टमेंट है। तो इस तरह से ये कंपार्टमेंट्स का पूरा एक ग्रुप बना होता है और इसके अंदर ये वाली जो रीजन्स हैं जहाँ पर ये खाली जगह मौजूद है, ये कंपार्टमेंट्स एक्चुअली सिस्टर्ने कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टर्ने हैं एक और ये दूसरी सिस्टर्ने हैं। तो इस तरह से इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं और ये बाउंडेड बाय वेजिकल्स होता है। यहाँ पर वेजिकल्स जो है वो बन रहे होते हैं, यहाँ से वेजिकल्स आ रहे होते हैं और यहाँ से वेजिकल्स निकल रहे होते हैं। अब इसके 2 फेसेस होते हैं। गोल्जन वेजिकल इंटर फ्रॉम कन्वेक्स फेज, इसका एक फेज़ जो है वो कन्वेक्स फेज़ कहलाता है जिसे हम सिज फेज़ कहते हैं। तो ये वाला रीजन इस तरह का आपको कन्वेक्स जो है वो दिख रहा है, तो इसे हम सिज फेज़ कहते हैं। और ये कन्वेक्स फेज़, यहाँ से वेजिकल्स इंटर होते हैं जबकि यहाँ से वेजिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं। यहाँ से जो है वो प्रोटीन अगर इंटर होती है तो बीच में मॉडिफाई होकर यहाँ से प्रोटीन रिलीज़ होती है एक तरह के सीक्रेटरी वेजिकल्स की शक्ल में। और ये वाली जो फेज़ है, ये वाला जो रीजन है, इसे हम ट्रांस फेज़ कहते हैं। तो ये ट्रांस फेज़ कनकेव शेप का है, कुछ इस तरह से ये देखें कनकेव आपको नज़र आ रहा है जबकि ये कन्वेक्स है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स और कनकेव ये आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा फेज़ कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है ये भी आपको आना चाहिए। अब क्या फंक्शंस हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, तो ये सारे फंक्शंस लिखे हैं। ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। जो प्रोटीन बन रहे हैं वो यहाँ से आते हैं, बीच में मॉडिफाई किए जाते हैं। जितने भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो ये बनाता है, क्योंकि प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा है, लिपिड्स को ये मॉडिफाई कर रहा है। इनके अंदर मॉडिफिकेशंस करके उसके बाद ये पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है इन वेजिकल्स के अंदर, उनको पैक करके उसके बाद प्रोटीन और इनको वेजिकल्स के अंदर से ये ट्रांसपोर्ट करता है। वेजिकल्स की शक्ल में ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, सॉर्ट करता है, डायरेक्ट करता है सेल्यूलर प्रोडक्ट्स को उनकी डेस्टिनेशन पर। मतलब कि यहाँ से जो प्रोडक्ट आई है अब उसको कहाँ पर भेजना है ये भी इसका काम है। ये प्रोडक्ट्स को उनकी डेस्टिनेशन, उनकी जगह पर पहुँचाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी कुछ मैक्रोमोलिक्यूल को ये बनाता है, जैसे सेल्यूलोज है, काइटिन है, पैक्टेट्स हैं, इनको ये बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स भी यहाँ पर बनते हैं और यहाँ पर सेल्यूलोज और काइटिन भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनको बना सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। सम ऑर्गेनेल्स डेवलप फ्रॉम गोल्जी, इस गोल्जी बॉडी से कुछ ऑर्गेनेल्स भी बनते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम है। ये सारे ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। तो एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन है, तो जब प्रोटीन यहाँ से आएगी उसके बाद यहाँ से जब ये प्रोटीन निकलेगी मॉडिफाई होकर, तो ये एक तरह के वेजिकल्स की शक्ल में निकलेगी और ये वेजिकल्स का नाम ही हम लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनेल हैं जो इससे अराइज होते हैं, इससे निकल रहे होते हैं। उसके बाद लाइसोसोम है। लाइसोसोम आर स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये स्फेरिकल हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जो किसी भी मटेरियल को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं।
दे ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी बॉडी एंड आर फाउंड इन एनिमल सेल। ये ज़्यादातर एनिमल सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होते और ये गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये डाइजेशन करते हैं, लाइसोसोम्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी इंजेस्टेड मटेरियल को जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आता है। सपोज़ अगर कोई बैक्टीरिया मैक्रोफेज किसी बैक्टीरिया को खा रहा है तो वो सेल के अंदर चला गया, अब उसको ये लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर देंगे, उसको तोड़ देंगे और ये फेगोसाइटोसिस या ऑटोफेगी की तरफ से जो भी मटेरियल आता है, इन 3 प्रोसेस से जो भी मटेरियल आएगा उसको ये डाइजेस्ट करके तोड़ देंगे। ये वॉर्न आउट जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी सेल के अंदर अब रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको भी ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब ऑटोफेगी भी ये करते हैं, मतलब कि ये जो सेल के अंदर डैमेज ऑर्गेनेल्स हैं या सेल के अंदर जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे कंपोनेंट सेल के जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ये सेल उनको ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहते हैं। तो ये सेल के खुद के ही मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जब कोई मटेरियल, अगर किसी सेल को मरना होता है बॉडी की तरफ से, अगर इस सेल की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या इस सेल के अंदर कोई डिफेक्ट आ चुका है, तो अब इस सेल को मरना है, तो ये लाइसोसोम्स की तरफ से किया जा सकता है। इन लाइसोसोम्स ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इसके खुद के ही एंजाइम इसकी डेथ कर देंगे इस सेल की। तो ये एक्चुअली एपोप्टोसिस कहलाता है और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहलाता है। तो उसके बाद है मेटाबॉलिक बैलेंस। तो लाइसोसोम्स मेटाबॉलिक बैलेंस बरकरार रखते हैं सेल के अंदर। एंजाइम्स जितने भी इसके हैं और इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये रेगुलेट करते हैं, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं उनका काम यही है किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इस तरह से ये मेटाबॉलिक बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, जब कभी भी लाइसोसोम के एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए, लाइसोसोम्स के अगर एंजाइम्स कम हो जाएं, इनकी लेवल कम हो जाए, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है उन एंजाइम्स की। और उन एंजाइम्स का काम है कि वो डिफरेंट मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होगा और वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, तो वहाँ पर वो मटेरियल स्टोर होता जाएगा। उससे जो है वो डिजीज़ होती हैं, उससे बीमारियाँ होती हैं और उनको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो ऐसी 3 डिजीज़ हैं, टे सेक डिजीज़ है, ग्वाचर्स डिजीज़ है, क्रेब्स डिजीज़ है, जिसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन तीनों के अंदर हो रही है। मतलब कि मेंटल इंसान की जो जहन है वो काम करना बंद कर देता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है इसके अंदर, और यहाँ पर स्प्लेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, माइलिन ब्रेन का जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लॉस हो जाता है। मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ, इनको आप पढ़ सकते हैं बुक से भी, और ये स्लाइड्स भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ सकते हैं। उसके बाद पेरोक्सीसोम है, ये एक और ऑर्गेनेल्स हैं जो निकल रहे हैं गोल्जी बॉडी से। ये पेरोक्सीसोम का काम ये है कि ये एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर भी जैसे लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, इसी तरह से इसके अंदर भी एंजाइम्स हैं और इसके अंदर ये वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर काम आ रहे हैं। पेरोक्सीसोम मेनली एक तरह के मटेरियल को ये डिटॉक्सिफाई करता है, इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये एक्चुअली हाइड्रोजन परऑक्साइड आती कहाँ से है, ये अल्कोहल से आती है। तो जब अल्कोहल को ये डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है एक एंजाइम्स के थ्रू जिसका नाम है कैटालेज, इसके अंदर एंजाइम होता है कैटालेज और बाकी 2 एंजाइम्स और भी होते हैं। तो अलग अलग तरह से ये क्या करते हैं, जब ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसमें से बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और अब हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब डिकम्पोज किया जाता है तो यहाँ पर ये एंजाइम इस एंजाइम के काम से होता है। तो कैटालेज एक एंजाइम है जो पेरोक्सीसोम के अंदर मौजूद होता है और ये अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में काम आता है। फैटी एसिड की भी ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं, फैटी एसिड को भी मेटाबोलाइज करना इस पेरोक्सीसोम का काम है। साथ में ये फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को भी ये बना सकता है पेरोक्सीसोम। एक और ऑर्गेनेल है ग्लाइऑक्सीसोम जो निकलता है गोल्जी बॉडी से। ग्लाइऑक्सीसोम ये स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीसोम है, लेकिन ये एक्चुअली प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जर्मिनेटिंग जो सीड हैं उन सीड के अंदर ये मौजूद होते हैं और वहाँ पर इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं। फैटी एसिड को ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये फैटी एसिड को मेटाबोलाइज कर देते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर।
तो इस तरह से जो फैटी एसिड हैं, जो लिपिड्स मौजूद होते हैं, एक सीड के अंदर जो लिपिड स्टोर्ड हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद प्लांट्स उनको यूज़ करके ग्रो करते हैं। तो सीड से जब ग्रोथ हो रही होती है प्लांट्स की, तब ग्लाइऑक्सिसोम इस तरह से अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर पावर हाउस है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आपको पता है ये जो है सेल्यूलर रेस्पायरेशन के अंदर अपना फंक्शन करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी हमारी बॉडी की बहुत ही नीड है। एटीपी अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलता तो बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है। बॉडी के सेल्स को एटीपी ही चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि वो काम कर सकते हैं अपना। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। इसकी डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, उसी तरह से जिस तरह हमारी हमारी न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी पोरिन्स होते हैं, उसके अंदर भी पोर होते हैं। तो यहाँ पर भी पोरिन होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। इसकी इनर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। इनर मेम्ब्रेन एक तरह के फोल्ड की शक्ल में मौजूद होती है और ये फोल्ड जो है ये क्रिस्टाई कहलाते हैं। अब ये क्रिस्टाई एक्चुअली सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और ये मॉलिक्यूल काम आते हैं रेस्पायरेशन के लिए। ये मॉलिक्यूल एटीपी सिंथेसिस है, साइटोक्रोम है, एनएडी है, एफएडी है, ये एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। इनका काम सेल्यूलर रेस्पायरेशन के अंदर होता है। जो सेल्यूलर रेस्पायरेशन के अंदर मेन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही ये परफॉर्म होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन सेल्यूलर रेस्पायरेशन है। ये ग्लूकोज की, फैटी एसिड की, अमीनो एसिड की, इन सभी की मेटाबॉलिज्म कर सकता है और उससे एटीपी को प्रोड्यूस कर सकता है। ये ऑक्सीजन को यूज़ करके एरोबिक रेस्पायरेशन करता है। इसमें बहुत ज़्यादा सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमने सारे बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़े। अब माइटोकॉन्ड्रिया है सेमी ऑटोनॉमिक एग्जिस्टेंस। माइटोकॉन्ड्रिया की एक तरह की ख़ास बात ये है कि इसकी एग्जिस्टेंस सेमी ऑटोनॉमस है। ये एक तरह के प्रोकैरियोट्स की तरह अपने आप को सेल से दूर रखे तो भी इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं कि ये सर्वाइव कर सकता है। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए, अपना खुद का ओन डीएनए मौजूद है। इसके अंदर सारे टाइप के राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन के लिए बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर राइबोसोम है 70S और सारे किस्म के आरएनए भी मौजूद हैं। इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। ये खुद डिवाइड कर सकता है और इसमें से एक में से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। जैसे एक सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ये एक ऑर्गेनेल परफॉर्म कर पा रहा है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमिक एग्जिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं ये, लेकिन ये प्लांट और अलगल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होते। इनका काम डिफरेंट प्रोसेसेस करना है, जैसे फोटोसिंथेसिस करना है या फूड की स्टोरेज करना है। अब सारे प्लास्टिड जो है ये इमेच्योर फॉर्म एक होता है जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रोटोप्लास्ट से ये सारे 3 टाइप के प्लास्टिड बनते हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लास्ट, जो पहले तो कलरलेस होता है और जब इमेच्योर होता है तो ये कलरलेस होता है। जब ये मैच्योर होता है तो इनमें से एक टाइप में ये कन्वर्ट होता है। तो 3 टाइप के प्लास्टिड हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होता है, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस होता है, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट है। तो कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल, अदर देन क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल से दूसरे जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल को छोड़कर बाकी के जो पिगमेंट्स हैं जैसे जेंथोफिल है या कैरोटिनॉइड्स हैं, तो ये पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो इसको कलर देते हैं अलग अलग किस्म के। फ्लावर के अंदर जो आप कलर देख रहे हैं वो कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फ्रूट के अंदर भी, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर ये फैले हुए होते हैं, वहाँ पर कलर देते हैं ये। अब इस कलर की वजह से पॉलिनेटर्स जो है, डिफरेंट तरह के इंसेक्ट, वो अट्रैक्ट होते हैं और इनको प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। सीड डिस्पर्जल के अंदर भी इसका रोल है। तो इस तरह से ये कलर को प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट को डिफरेंट टाइप के कलर्स देते हैं। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस ऑर्गेनेल है और इसका कोई कलर नहीं होता। ये एक्चुअली स्टोरेज के काम आता है। ये डिफरेंट मटेरियल को जब स्टोर करना है तो उसमें ये काम आ रहा होता है। जैसे ये स्टार्च को स्टोर कर सकता है, तो उस स्टार्च को स्टोर करने वाले को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जो लिपिड्स को स्टोर कर सकता है उसको हम एलियोप्लास्ट कहते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर कर सकता है उसको हम प्रोटीनियोप्लास्ट कहते हैं। तो ये 3 टाइप के प्लास्टिड हैं, ल्यूकोप्लास्ट हैं, 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हैं जो स्टोरेज के काम आ रहे हैं।
उसके बाद थर्ड टाइप का जो प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट, और ये मेन ऑर्गेनेल है क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, एक ग्रीन किस्म का पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इसी तरह से इसके अंदर पोरेंस भी मौजूद हैं, पोर्स भी मौजूद हैं, और ये पोर अलग अलग फंक्शन के लिए काम आते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस भी सेमी ऑटोनॉमिक है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है उसी तरह से ये है, और इसके अंदर भी अपना डीएनए अपना आरएनए मौजूद है। वेयर इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेज सेमी फ्लूइड, इसका अंदर का जो अंदर मेम्ब्रेन है ये दूसरी मेम्ब्रेन, तो ये एक तरह का फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है। इस साइटोप्लाज्म में सॉरी इसका साइटोप्लाज्म तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सेल नहीं है, तो इसका जो अंदर का फ्लूइड है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। जिस तरह से एक सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से इसका स्ट्रोमा है जो इसके अंदर मौजूद है, और इस स्ट्रोमा के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एटीपी और बाकी के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उसमें ये मॉलिक्यूल कुछ तो यूज़ हो रहे हैं और कुछ वहीं से बन रहे हैं, और यहाँ पर राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए भी है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इसके अंदर हो सकती है। विदिन स्ट्रोमा होलो सेक ऑफ एम्बेडेड ग्रेना जो कि थैलाकॉइड की बनी हुई है। अब यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर एक खास चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड एक तरह की छोटी मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो सेक्स होती हैं एक तरह की, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो यहाँ पर होता है। अब ये एक तरह के स्टैक के अंदर मौजूद होती हैं, एक तरह के ग्रुप के अंदर मौजूद होती हैं, और इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेना। तो ये ग्रेना एक तरह के ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसकी एक ये सेक है, इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड, जबकि ये बहुत वाला जो ग्रुप है इसको हम ग्रेना कहते हैं। इन ग्रेना के बीच में यहाँ पर भी थैलाकॉइड होती है जिसे हम इंटर ग्रेना कहते हैं। तो इस तरह से ये इसका जस्ट जनरल स्ट्रक्चर है। अब थैलाकॉइड एक खास स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा है, और लाइट रिएक्शन के अंदर ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, अब उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल एक खास टाइप का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आता है। तो ये इसके अंदर ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। वहाँ पर ये कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को और उसको एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर कन्वर्ट करता है। अब जब एटीपी और एनएडीपीएच बन जाते हैं तो इसको बाद में यूज़ किया जाता है इसके स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा में यहाँ पर ये यूज़ करके इन उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारे बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में। तो अब यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं थैलाकॉइड्स, तो ये सारे थैलाकॉइड्स हैं। ये बीच में यहाँ पर लेमिना है जो इनको कनेक्ट कर रहा है। ये इसका पूरा जब स्टैक हम देखते हैं तो ये स्टैक पूरा ग्रेना कहलाता है। इस थैलाकॉइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक अगर थैलाकॉइड है तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर इसको हम ल्यूमन कहते हैं, और यहाँ पर ये थैलाकॉइड की ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये ग्रेनम है, पूरा ये स्टैक जो है ये ग्रेनम कहलाता है। एक सिंगुलर ग्रेनम है और ज़्यादा है तो ग्रेना कहेंगे हम। तो बस ये स्ट्रक्चर है इसका। चैप्टर को जल्दी फिनिश करना चाह रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक तरह का नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का जो हमारे पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को एक तरह की शेप में मेंटेन करने में हेल्प करता है, और सेल को फैसिलिटेट करता है। सेल के अंदर डिफरेंट मूवमेंट होती है उनको फैसिलिटेट करता है। तो ये एक तरह का मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है उसी तरह के सेल के अंदर भी एक तरह का स्केलेटन होता है जो प्रोटीन की फाइबर्स का बना हुआ है। अब इसके कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट साइटोस्केलेटन के, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो ट्यूब्स हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन एक तरह की खास टाइप की प्रोटीन है जो इनसे बनती है और साथ में इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। इनका खास रोल होता है सेल डिवीजन के अंदर। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ये सेंट्रियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स इन माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, और वो क्रोमोसोम्स को जो है वो अपोजिट एंगल में जब खींचते हैं तो ये भी इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। और उस तरह से ये इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काम आ रहे हैं, सेल की शेप मेंटेन करने में ये काम आ रहे हैं।
उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये सॉलिड रॉड्स होती हैं, एक्टिन प्रोटीन की ये बनी हुई हैं। आपने ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं कि किन प्रोटीन्स के ये बने हुए हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई है और ये सेल की मूवमेंट के अंदर, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, सेल की डिवीजन के अंदर ये काम आती है। सेल की डिवीजन के अंदर ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में ये हेल्प करती है और ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट, सेल की जो मूवमेंट है उनके अंदर ये काम आती है। जैसे सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनके सीडोपोडिया होते हैं, उनको मूव करने में भी इसका काम है। तो ये सेल्यूलर मूवमेंट के अंदर काम आती है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं, ये फिब्रस प्रोटीन के बने हुए हैं और ये खास टाइप के, बहुत डिफरेंट टाइप के फिब्रस प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम वाइमेंटन कहते हैं। तो उसके ये बने हुए हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ये मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बाकी ये दो जो है वो मूवमेंट के लिए काम आते हैं। ये सेल की मूवमेंट के लिए काम आते हैं और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर की मूवमेंट के लिए, जैसे सिलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट के लिए काम आते हैं। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है कि ये सेल की शेप मेंटेन करता है और स्ट्रक्चर उसको देता है। सेल की मूवमेंट के लिए काम आता है, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे ऑर्गेनेल्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये इसकी वजह से हो पाता है सेल की मूवमेंट। और सेल की डिवीजन करवाना, सेल की डिवीजन के अंदर साइटोस्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है और जब क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पर साइटोस्केलेटन का पार्ट है। उसके बाद सिलिया एंड फ्लैजिला हैं। सिलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के बाहर सरफेस पर मौजूद होते हैं। अब ये सेल है और इसकी मेम्ब्रेन से बाहर एक तरह के स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, तो इनको हम फ्लैजिला कहते हैं। और छोटे सिलिया जो है वो इनसे छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और ये स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 का अरेंजमेंट ये है कि 9 जो है वो आसपास में मौजूद होते हैं इस तरह से, 3-3 की शक्ल में ये 9 जो है वो इस तरह से मौजूद होते हैं और बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं और ये एक तरह की फाइबर बना रहे होते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट ये है, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। सिलिया ये शॉर्ट होते हैं और नंबर में ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा सिलिया एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये सेल के अंदर मूवमेंट देते हैं। साथ में ये करंट्स की क्रिएटिंग करंट टू द मूव सब्सटेंसेस। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन, इसको आप छोड़ दें लाइन को, ये मिस्टेक लिखी हुई है। उसके बाद है फ्लैजिला। फ्लैजिला ये नंबर में ज़्यादा होते हैं, ये साइज़ में बड़े होते हैं, नंबर में कम होते हैं। ठीक है, तो ये सेल के अंदर बहुत ही कम नंबर में होते हैं, जबकि सिलिया ज़्यादा नंबर में होते हैं और ये शॉर्ट होते हैं। जबकि यहाँ पर फ्लैजिला ये बहुत ही, इसकी साइज़ बड़ी होती है, ये लंबे होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द सेल मोटिलिटी, ये सेल को, पूरे सेल को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। और बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला शेयर कॉमन स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट सेम होता है। ये एक तरह की वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव से एक तरह की वेव बनाते हैं और उससे ये मूव करवाते हैं। तो इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्लाइडिंग की वजह से ये इनकी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इन पर ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना, बेसिक जो बातें हैं वो आपने फोकस करनी है। उसके बाद सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल आर शॉर्ट बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट होते हैं, बैरल शेप हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से करीब मौजूद होते हैं। एक जगह होती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, तो ये न्यूक्लियस से करीब सेंट्रोसोम जगह पर ये मौजूद होते हैं, इनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल एक तरह का ऑर्गेनेल है। दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के अंदर मौजूद हैं, एक तरह के फाइबर बनाते हैं थ्रेड लाइक, जिसे हम एस्ट्रल रे कहते हैं। और ये एस्ट्रल रे एक्चुअली आगे चल के स्पिंडल फाइबर की तरफ ये खींचते हैं, क्रोमोसोम्स को ये खींचते हैं। फार्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, तो ये सिलिया और फ्लैजिला की फार्मेशन के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और ये स्टोर करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस को। हमारी सेल के अंदर वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये स्टोर कर रहे होते हैं और एक तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करते हैं ये वैक्यूल्स। अब प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो वैक्यूल की जो भी मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। एनिमल सेल के अंदर जो है ये छोटे छोटे और बहुत ही कम वैक्यूल पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल पाया जाता है और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके मटेरियल वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। अब उसका एक क्रूशियल रोल ये है कि वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है प्लांट सेल के अंदर। वो मतलब एक तरह का टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से सेल अपनी शेप में मेंटेन रहता है। तो इस तरह से, और ये सेल के अंदर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है।
लास्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एक बहुत ही मेन टॉपिक है हमारा, और ये मेन ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है पूरे सेल का, और ये हाउस करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल हमारा जितना भी मौजूद होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। कुछ जेनेटिक मटेरियल वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। अब डीएनए और जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। अब ये डबल मेम्ब्रेन इसकी होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके कंपोनेंट्स को हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स इसको बना रहे हैं। मेन कंपोनेंट इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो इसको पूरे को क्लोज कर रही है, इनक्लोज कर रही है। एक डबल मेम्ब्रेन है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करने वाली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, और ये पोर्स एक्चुअली प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्टिव एक्सचेंज होती है मटेरियल्स की। न्यूक्लियस के अंदर भी मटेरियल जा रहे होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर भी आ रहे होते हैं मटेरियल। तो मटेरियल को एक्सचेंज करने में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करती है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे क्रोमेटिन मटेरियल होता है, न्यूक्लियाई होते हैं, और न्यूक्लियोलाई जो है ये एक तरह का अंदर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं, एक से ज़्यादा अगर हैं तो न्यूक्लियोलाई कहलाते हैं। प्रोटीन होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर डिफरेंट, ये सारा कंट्रोल सेंटर है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसका जो अंदर वाला रीजन है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो डेंस रीजन है, और उसके अंदर आरएनए मौजूद होता है। ज़्यादातर उसके अंदर आरएनए होता है, और राइबोसोम वहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, मतलब कि राइबोसोम्स यहाँ पर बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर बनाए जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल एक तरह का कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन का एक तरह का स्ट्रक्चर है, जिसमें डीएनए मौजूद होता है और प्रोटीन मौजूद होते हैं, और ये आपस में इस तरह से कंडेंस्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन मटेरियल ये क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाती है, और उसके बाद क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब क्रोमेटिन मटेरियल ये कंडेंस होता है हाईली कोइल्ड फॉर्म में, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोम ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, और ये डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इसके अंदर मेन खास टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ये क्रोमोसोम खास तौर पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए मौजूद है। जितना भी डीएनए वो क्रोमोसोम्स के अंदर अरेंज हो जाता है कंडेंसेशन के बाद। अब जीन्स क्या हैं? जीन छोटे सेगमेंट्स हैं डीएनए के, और ये कोड करते हैं खास ट्रेड्स को, खास कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, और ये एक खास जगह पर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स पर, उसको हम लोकस कहते हैं। तो अगर ये क्रोमोसोम है, इस पर अगर यहाँ पर कोई जीन मौजूद है तो हम इस जीन का लोकस कह सकते हैं, ये है। उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर हर स्पीशी के अंदर अलग होता है। स्पीशी के सेल के अंदर अलग नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है। जैसे इंसान के सेल के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक फ्रूट फ्लाई जो मक्खी है उसको हम देखें तो उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं हर सेल के अंदर। इंसान के अगर सेल के अंदर देखें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। हर स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर अलग होता है। इसलिए क्रोमोसोम के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन। अब क्रोमोसोम जब है तो इसके बीच का जो एक कंडेंस स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग होती है। जैसे मेटासेंट्रिक है तो मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो मिडल में होती है, वो बीच में होती है। आप ये देख सकते हैं इसमें यहाँ पर सेंट्रोमियर बीच में मौजूद है, और इसकी वजह से 2 इक्वल आर्म्स बन रही हैं। यहाँ वाली ये जो आर्म है ये भी इक्वल है, और ये वाली भी एक दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल आर्म्स बनती हैं मेटासेंट्रिक के अंदर। उसके बाद जब सब मेटासेंट्रिक है तो इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऑफ होता है, सेंटर से थोड़ा दूर होता है। उसकी वजह से एक छोटी आर्म और एक बड़ी आर्म बन जाती है। तो ये सेंट्रोमियर यहाँ पर दूर है, और ये एक बाजू जो है छोटी है और एक बड़ी है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक है, ये वो होता है जिसमें एक जो है वो जो सेंट्रोमियर है वो बहुत ही करीब होता है एंड के बिल्कुल ही करीब वहाँ पर ये मौजूद होता है, और उसकी वजह से एक जो आर्म है वो बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, दूसरी आर्म बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखें इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर एक आर्म बिल्कुल ही छोटी है जबकि दूसरी आर्म बहुत ज़्यादा बड़ी है। टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल ही एंड पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही आर्म होती है, आर्म होती है। ये रिप्लिकेशन के बाद यहाँ पर 2 आर्म दिख रही है, लेकिन अपोजिट साइड वाली जो आर्म्स हैं वो मौजूद नहीं होती इसके अंदर। अब न्यूक्लियस के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं?
पहला तो ये है कि ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम है, उनको ये स्टोर कर रहा है और आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहा है। उसके बाद ये कंट्रोल करता है सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को, जैसे जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए, तो ये उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। सेल डिवीज़न के अंदर ये मेन रोल प्ले करता है। सेल डिवीज़न के अंदर ये ऑर्गेनाइज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रोमोसोम्स को। अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स जाते हैं और दोनों सेल के अंदर नंबर सेम रहता है क्रोमोसोम्स का, तो ये उनको ऑर्गेनाइज करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और होपफुली ये आज की जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मैंने इस लेक्चर को जितना शॉर्ट में रख सकता था मैंने शॉर्ट में रखने की कोशिश की है ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें, कुछ भी आप जो भी आपका दिल कर रहा है तो वो आप कमेंट कर दें। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और आपके लिए आगे लेक्चर्स बनाने में हमारी हेल्प होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ही जल्द मैं लाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।